सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशु में। एंड आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सी सेट 2022 के नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस। और इसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा उठाऊंगा क्योंकि मैंने कॉन्ट और ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट ही करा दिए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या कह रहा है कि विच डेट ऑफ जून 2019 अमॉन्ग द फॉलोइंग इज संडे। ये कैलेंडर क्वेश्चन है। कैलेंडर क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है? बेसिकली आपको पता है कि ईयर में 1 ईयर में राउंड फिगर में 365 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं। तो ये दो कंडीशन आपके सामने बनती है। तो बेसिकली राउंड फिगर हम 7 से डिवाइड करते हैं। जो भी रिमाइंडर आता है उस पर जो भी रिमाइंडर उसका आता है उससे हम ऐड करके डेज निकाल लेते हैं। तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मैं कैलेंडर का लेक्चर बनाऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेसिकली इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन पता है कि विच डेट ऑफ जून पता है। तो चलो लेट्स से मैं 4 जून पे निकालता हूँ। 4 जून 2099 इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं कौन सा दिन पड़ेगा। और संडे की बात कर रहा है, वो हम जब निकालेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। तो इसका अप्रोच क्या होता है? अप्रोच ये होता है कि सबसे नियरेस्ट ईयर पे आप जाओगे। नियरेस्ट ईयर क्या हो जाएगा? सबसे नियरेस्ट ईयर होगा 298 ऑफ कोर्स प्लस, क्योंकि 99 में सबसे नियरेस्ट क्या होगा? 98 ही होगा। तो अब यहाँ लिखोगे 1 जैन 2099, क्योंकि इसके बाद 98 के बाद 2099 आने वाला 2099 प्लस ऐसे ही 1 फैब 2099 होगा। 1 फैब मार्च 2099 होगा। ऐसे ही अप्रैल 2099 होगा। अब कहाँ से जाना है? हमें जून तो जाना है ना। अप्रैल मई 2099। और जून में कहाँ जाना है? वो 4 जून तक ही जाना है। यहाँ पे ध्यान रखो 4 जून। तो 4 को 4 लिख दो सिंपली। यही इसका रिमाइंडर बचेगा। जो जितने डेट पे आपको जाना है वही उसका रिमाइंडर बचेगा। इसको फर्दर स्प्लिट किया जाए 2000 प्लस 98 ऐसे कर सकते हो। और आप कैलेंडर का रूल पढ़ोगे तो 2000 की जो रिमाइंडर की वैल्यू तो डायरेक्ट 0 आती है। जैसे मैं बता दूँ 400, 800, 1200, 1600, 2000 इन सब की वैल्यू अगर कहीं पे आती है तो आप डायरेक्ट 0 यूज कर सकते हो। ये ऐसा ट्रेंड आता है। अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं इसके लिए अलग से एक लेक्चर बना दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 1 जून ये जैन है। जैन में कितने डेज होते हैं भाई? 31। सबको 7 से डिवाइड करना है क्योंकि 7 का ही रिमाइंडर हमें लेना है बेसिकली। अब ये फैब में चेक करेंगे कि ये इस 2099 लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो सिंपली इसको 28 लिखेंगे। अगर लीप ईयर होता तो 29 लिखते हैं बाई 7। बट ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए लीप ईयर नहीं होगा ये। 1 मार्च में कितने होते हैं? 37 डेज प्लस 1। अप्रैल में कितने होते हैं? 30 डेज। अगेन मई में कितने होंगे? 31। और लास्ट में 4 तो है ही। ये 0 हो गया 2000। अब ये 98 जो है इसको आप कैसे चेक करोगे? इसको लीप ईयर प्लस नॉर्मल ईयर में चेक करना है। तो इसको क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 24 इसमें क्या बनेंगे? लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने और डेज होते हैं? 2। हमेशा ध्यान रखना लीप ईयर में 2 होते हैं और नॉर्मल डेज में कितने होते हैं? अब 24 सब्ट्रैक्ट करो 98 में तो क्या आएगा? 74 या 74। अगर नहीं आता तो यहाँ सब करके चेक कर सकते हो। 24 और इसमें नॉर्मल डेज में तो कितने और डेज होते हैं? 1। ऐसे ये पता होना चाहिए लीप ईयर में 2 और नॉर्मल डेज में 1। इस पे कितने और डे आएंगे? इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसका रिमाइंडर 0। इसका रिमाइंडर अगेन 3। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 2। इसका रिमाइंडर 3 और ये 4 तो है ही। ये 48 होगा, ये 74 होगा। 3 3 6 3 9 4 13 2 15। इसको ऐड करो 8 4 12 12 5 17 7 4 11 1
12, 12 एक 13, 137। अब ये भी 7 से ज़्यादा है तो फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू जब तक 7 से ज़्यादा होगी तब तक इसको डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकाल दोगे। 7 1 जा 7, ठीक है। 7 9 जा 63, कितना आ रहा है ये? 4 आ रहा है इसका रिमाइंडर। कितना आ रहा है यहाँ से? 4। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा? 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 4 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो अगर आपको डेट नहीं पता है तो आप संडे एज्यूम कर लोगे। संडे अगर आपको पता नहीं है किस डेट से शुरू करना है तो आप एज्यूम करो संडे। संडे प्लस 4 करोगे तो क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। फोर्थ नंबर क्या आ रहा है? थर्सडे। तो भाई 4 जून को तो थर्सडे आ रहा है, बट हमसे पूछा क्या गया है? संडे। तो अगर आप आगे और ऐड करो, +5 करेंगे तो क्या आएगा? +5 करेंगे तो मतलब 5 जून को क्या होगा? 4 ऑफ जून को तो मेरा क्या आ गया? थर्सडे। तो 5 ऑफ जून को क्या मिलेगा? फ्राइडे। 6 जून को क्या मिलेगा? सैटरडे। तो 7 जून को क्या मिलेगा? संडे। इसलिए 7th इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। 7 जून को क्या मिलेगा आपको? संडे। दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैं किया हूँ इसलिए टाइम लगा, बट इसको आप बहुत फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक्स एंड वाई रन 3 किलोमीटर रेस अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर। Their speeds are in the ratio 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start off is not counted as passing. ठीक है, देखो ये सर्कल है, एक्स और वाई रन करना शुरू करते हैं। सपोज करते हैं ऐसे रन करना शुरू करते हैं। टोटल 300 मीटर का एक सर्कुलर लूप है, तो ये 100 ले लेते हैं और ये 200 ले लेते हैं। ये टोटल जो आपका ये सर्कल है वो क्या है? 300 मीटर का है, ध्यान देना आपको। आई कह रहे हैं देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ, अच्छा सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई का जो स्पीड का रेशियो है वो क्या है? 3:2। तो इसको एक्स को 3 की तरह ट्रीट कर लेते हैं, वाई को 2 कर लेंगे। तो एक्स को यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स 300 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा? ये इमेजिन किया यहाँ से, यहाँ 3 और 2 के रेशियो में थे, तो 300/200 के, ये हम सोच के चल सकते हैं क्वेश्चन में आराम से। इतनी बात समझ में आपको आ गई? एक्स और वाई, एक्स कितनी बार क्रॉस करेगा वाई को, ये आपको निकालना है। तो पहले ये जो 3 किलोमीटर रेस है अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स, लेंथ आपको कितना है? 300 मीटर पता है। 3 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है, तो पहले 3 किलोमीटर को अपन कह सकते हैं क्या? 3 किलोमीटर इक्वल्स टू 3000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो सिंपली एक्स की टाइमिंग यहाँ निकाल देते हैं। एक्स कितना टाइम लेगा इतना पूरा रेस को कंप्लीट करने में। अगर एक्स की टाइमिंग निकालोगे तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है? 3 लेके चल रहे हैं एक्स का, तो 1000 सेकेंड आया। टाइम क्या है? 1000 सेकेंड आया एक्स का। अब जो आई कह रहा देयर स्पीड्स आर इन द 3:2 इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सेम डायरेक्शन जब भी होगा तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, उसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो प्लस कर देते हैं। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 1। स्पीड कितनी आ गई? 1। तो रिलेटिव स्पीड से रिलेटिव टाइम निकाल सकते हो आप ना। रिलेटिव टाइम क्या लगेगा, क्या चाहिए? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? लेंथ कितनी है? 300। ये टोटल लेंथ कितनी है? 300। तो टोटल लेंथ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या मिल जाएगा? 300 सेकेंड। ये रिलेटिव टाइम यहाँ मिल जाएगा आपको। अब टी जो है वो 1000 सेकेंड इसके पास है और रिलेटिव टाइम कितना है? 300। तो कितने बार ये क्रॉस करेगा? तो आप सोचो कि 3 के टेबल में अगर तुम इंटू 2 करोगे तो 600 होगा, इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? 900। इतने सेकेंड 3 बार ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ देख रहे हो। लेकिन चौथी बार जब करोगे तो 1200 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन इसके पास कितने सेकेंड है? बस 1000 सेकेंड ही जो एक्स की टाइमिंग है, इसलिए मैक्सिमम 3 टाइम ही क्रॉस कर सकता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो
ईजिली, अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा एक्स कलर टाइम निकाल दो और रिलेटिव टाइम निकाल दो, फिर इससे कंपेयर कर दो कि कितने टाइम्स तक जा रहा है मैक्सिमम 1000 तक। 300, 600, 900, 1200 ले जाओगे तो एक तरह क्रॉस कर जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम 3 टाइम ही क्रॉस कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ये है कि इफ द ऑर्डर of the letter in the English alphabet is reversed and each other represents the letter whose position is occupies, then which of the following represent Lucknow? देखो पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बना लो पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो ऐसे क्वेश्चन जो रिवर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बोला ना कि अल्फ़ाबेट इज रिवर्स एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर व्हिच पोजीशन इज ऑक्यूपाइड। इसमें एक रूल लगता है, उसको बोलते हैं 27 रूल। 27 का मतलब क्या होता है? जैसे मैं ए लेटर लिया, ए 1 से शुरू हुआ और इसका अपोजिट क्या होगा? जेड, 26 होगा। दोनों कंबाइन करो क्या जाएगा? 27। बी लिया तो बी का अपोजिट क्या होता है? वाई, 25। अगर दोनों कंबाइन करो तो क्या जाएगा? 2 + 25 27। इसको बोलते हैं 27 रूल। तो इसको भी कुछ वैसे ही टैकल करने वाले हैं। तो लखनऊ लिखो LUCKNOW, दोनों तरीके से कर सकते हो आप। एल का अपोजिट आप यही देख सकते हो, एल का अपोजिट क्या है यहाँ पे? ओ। अब यहाँ पे काउंट करो, 12 + 15 27 आएगा। 27 रूल को फॉलो कर रहा है। यू कहाँ है? यू का अपोजिट क्या है? एफ। सी का अपोजिट क्या है? सी का अपोजिट क्या है? एक्स। के का अपोजिट क्या है? पी। एन का अपोजिट क्या है? वेयर इज एन? या दिस इज एन। एन का अपोजिट एम है। ओ का अपोजिट क्या है? वेयर इज ओ? वेयर इज दिस? ओ का अगेन एल। ओ का अपोजिट एल, देखो यहाँ पे। एंड डब्लू का अपोजिट क्या है? वेयर इज डब्लू? दिस इज डब्लू, डी। तो ये आपके पास नया लेटर बन के आ गया। ओ एफ, देखो ऑप्शन डी को देखो, ओ एफ एक्स पी एम एल डी। ओ एफ एक्स पी एम एल डी। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल लिख के इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ चेस टूर्नामेंट, चेस हैविंग 150 entrants, ओके, a player is eliminated whenever he loses the match. It is given that no match result in tie or draw. How many matches are played in entire tournament? मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक से आपको समझा सकता हूँ, बट फील भी कराऊंगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि प्लेयर हार, मतलब प्लेयर खेल रहे हैं और हार से लूज़ कर रहे हैं मैच, तो कितने टोटल टूर्नामेंट होंगे? तो ऐसे केस में टोटल जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें से 1 सेपरेट कर देते हैं। स्ट्रैट फार्मूला होता है n-1। टोटल टूर्नामेंट कितना है? 150 - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 149। लेकिन ये हुआ कैसे? फील करो। फॉर एग्जांपल मान लो 15 प्लेयर हैं आपके पास और मैंने 7 टूर्नामेंट कराया, 7 टूर्नामेंट कराया, तो 15 प्लेयर में से ऑफ कोर्स क्या होंगे? मतलब 14 प्लेयर हैं, इसमें 7 हारेंगे और 7 जीतेंगे। जो जीतने वाले हैं वही +7 ही बचेंगे और एक एक्स्ट्रा बच जाएंगे, क्योंकि 15 प्लेयर थे ना यहाँ पे, तो 14 यहाँ पे यूज कर लिया आपने और एक यहाँ बच गया। तो कितने हो गए? 8 हो गए। 8 में से 4 जीतेंगे और 4 हारेंगे, तो 4 बचेंगे जो विन करने वाले, क्योंकि जो लॉस कर रहे हैं उसको हम हटा दे रहे हैं। अब इस 4 में से 2 जीतेंगे और 2 हारेंगे ऑफ कोर्स, तो ये बचा। और इस 2 में से क्या होगा? एक जीतेगा और एक हारेगा, तो लास्ट में 1 कर जाएगा। तो ये फील करो ज़रा, क्या हुआ, ट्रेंड कैसे चल रहा है। पहले 7 जीते, फिर 4 जीते, फिर 2 जीते, फिर 1 जीते, तो टोटल कितने हो गए? 7
प्लस 4 11, 11 2 13, 1 14। प्लेयर थे 15 और क्या आया रिजल्ट आपके सामने 14, एक कम। कितने प्लेयर मतलब हाउ मेनी मैचेस आप कितने मैच खेले गए होंगे, तो कितने मैच खेले होंगे 14। जितने भी टूर्नामेंट होंगे उससे एक कम ही मैच खेला जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 8 ले लो, 8 में से 4 जीते 4 हारे, फिर इनमें से 2 जीते 2 हारे, ये क्या है, अब काउंट कर लो इसको। टोटल 8 टूर्नामेंट हुए थे ना, कितने कितने मैचेस खेले गए होंगे 4 2 6 6 7, देख लो अब एक कम ही आएगा वैल्यू, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला होता है n-1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन 2 4 वैसे 4 5 तो रहते ही रहते हैं हर साल, इसलिए डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में 2-3 बात ध्यान रखनी पड़ती है। पहला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पहले पढ़ो, इज जेड इज ब्रदर ऑफ एक्स। जेड किसका ब्रदर है भाई, एक्स का। तो मैं मेल को प्लस से लिखूंगा और फीमेल को माइनस से लिखूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे अपना। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जेड। एक्स जो है वो ब्रदर है जेड का, ठीक है, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है, एंड वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जेड। वाई क्या है, वाई भी ब्रदर है, तो ये भी दोनों क्या हो गए, मेल हो गए, क्योंकि ब्रदर बोल रहा है। पर जेड का क्या जेंडर है ये मेरे को पता नहीं है। अगर जेड का जेंडर पता नहीं है तो कैसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक्स और जेड क्या है, दोनों में क्या ब्रदर हैं कि भाई हैं कि बहन है, कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। क्या ऐसा बोल रहा है कि इज़ ब्रदर ऑफ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जेड का तो जेंडर हमें पता ही नहीं है, तो हम इस चीज़ को बता नहीं सकते, इसलिए स्टेटमेंट को कट कर देंगे, क्योंकि जेड का जेंडर हमें पता नहीं है, जेड है क्या। ये सिबलिंग भी हो सकते हैं, ये बहन भी हो सकती है जेड, ठीक है, जेड बहन भी हो सकती है एक्स का, तो कुछ भी पता नहीं है अभी जेड के बारे में। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, तो एक्स वाई जेड जो है वो सिबलिंग्स हैं, तो इसके बारे में भी कोई आइडिया हमें नहीं पता है, क्योंकि एक्स वाई जेड भाई मतलब फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, कोई जेंडर स्पेसिफिसिटी पता हमें नहीं है। तो जेंडर के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो हम कॉन्क्लूड नहीं कर सकते कि ये बहन है कि भाई है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग लिए तो हमें पता नहीं चला, अगर इनको मिला भी दोगे तो भी जेड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं हमें, तो क्या ही आप कॉन्क्लूजन निकाल पाओगे, तो हैंस डाटा सफिशिएंट नहीं है। तो ऑप्शन डी पे जाएंगे, बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी एंड यू आर द 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। अच्छा ठीक है, पी क्यू आर एस टी कितने मेंबर हैं, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू क्या है, 6 मेंबर ऑफ फैमिली हैं। कह रहा है आर इज अ स्पाउस ऑफ क्यू, स्पाउस मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ। आर इज अ स्पाउस ऑफ क्यू, ठीक है, बट इनके जेंडर के बारे में हमें पता नहीं है, कौन मेल और कौन फीमेल है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि यू इज़ द मदर ऑफ टी, यू इज़ द मदर ऑफ टी, ठीक है भाई, यू क्या है, मदर है टी की, मतलब ये यू क्या है, फीमेल है, नेगेटिव। पीस डॉटर, आगे बोल रहे हैं कि एस इज़ द डॉटर ऑफ यू, एस यहाँ पे है, जो एस है डॉटर है यू की, ठीक है। अभी भी टी का जेंडर पता नहीं है, देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि पीस डॉटर इज़ टी, पी का जो डॉटर है, पी की जो डॉटर है वो टी है, तो ऑफकोर्स इसका जेंडर पता चल गया, टी का भी क्या है, फीमेल। अगर पी डॉटर टी की होंगी तो इनका रिलेशन क्या होगा, ऑफकोर्स ये मेल होंगे, क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ हैं, इनका पहले से पता था नेगेटिव, तो ये हस्बैंड हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, देयर आर 2 कपल्स, बिल्कुल ये आर और क्यू और ये यू एंड पी 2 कपल्स हैं यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला पढ़ते हैं स्टेटमेंट। कह रहा है कि यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी, यू यहाँ देखो भाई, यू ये है, कह रहा है यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, तो मदर का रिलेशन है, ये तो गलत हो गया। बी क्या कह रहा है, क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू किधर है, क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पे, क्यू का कोई जेंडर के बारे में पता नहीं, हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि क्यू क्या है, तो इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा।
आर इज़ अ मदर ऑफ पी, आर के बारे में जेंडर पता ही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बचा क्या लास्ट ऑफ बस टी, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है क्योंकि ये फीमेल है, ग्रैंड डॉटर हो सकती है। बात समझाया? इस तरीके 36 क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो इन द रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिटीज़। ठीक है, पी क्यू आर 3 स्टेट हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट 1 के क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फॉर ए सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू, पी क्यू से कितनी दूरी पर है, तो ये बताना है आपको पी और क्यू के बारे में। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, क्यू इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम आर। जो क्यू है वो 18 किलोमीटर आर से है। अच्छा एक बात बताओ, पी और क्यू के बीच की हमें दूरी चाहिए थी, तो इससे क्यू और आर से क्या मतलब हमें, तो कैसे हम बता सकते हैं, तो इससे तो बिल्कुल नहीं बता सकते। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पी 43 किलोमीटर फ्रॉम आर। अच्छा, यहाँ तो पी और आर के बारे में बता रहा है, बट हमें पी और क्यू के बारे में चाहिए, तो यहाँ से भी हम पी और क्यू का डिस्टेंस बता नहीं सकते। पहले दोनों को अलग अलग चेक करते हैं, अलग अलग चेक करने के बाद दोनों को कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करने के बाद देखो कुछ रिजल्ट आ रहा है। देखो क्यू जो है आर से 18 किलोमीटर फॉर है, ठीक है, और पी जो है वो आर से कितना होगा, 43। तो अब देखो यार, ये आर है ना, यहाँ से भी 43 किलोमीटर हो सकता है पी, पीछे बैक भी जा सकता है 43 किलोमीटर। तो ये आर के रिस्पेक्ट में ये पी जो डिस्टेंस है ना, बार बार वेरी कर रहा है, इधर से कुछ हो रहा है, इधर से कुछ हो रहा है, इधर से कुछ हो रहेगा, इधर से कुछ हो रहेगा, इधर से कुछ हो रहेगा। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इसका डिस्टेंस वेरी कर रहा है, बार बार कांस्टेंट नहीं है, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं कर सकते कि कितनी दूरी पर है ये। इसलिए इसका भी आंसर कहाँ जाएगा, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 1 और 2 से भी आप दोनों को कॉन्क्लूड नहीं कर सकते। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 स्टेटमेंट्स फॉलो, कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन आर गिवन बिलो। आगे कह रहे हैं कि यू हैव टू टेक स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दिस सीम्स टू बी वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन एज फैक्ट। ओके, रीड ऑल द स्टेटमेंट कंक्लूजन दे डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इज लॉजिकली follow from the statement disregarding the commonly known fact। ओके, देखो यार, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे एम ओ आर डायग्राम से समझाने, इसके कई काफ़ी डायग्राम बन सकते हैं, लेकिन मैं एम ओ आर यूज करने वाला हूँ। बेसिकली वेन डायग्राम जो जिसको आप कहते हो। तो क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सम डॉक्टर्स आर टीचर। देखो ये सम डॉक्टर्स आर टीचर, ये डॉक्टर हैं, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ किसी अदर पेन से तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, और ये टीचर हैं और टीचर हैं। तो बिल्कुल सम, इस रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि सम का यूज है, तो आपको वेन डायग्राम ऐसे दिखाना, सम डॉक्टर्स आर टीचर। ओके, कह रहा है कि ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, सब जितने भी टीचर हैं वो इंजीनियर हैं। तो ये सारे टीचर हो गए और ये क्या हो गए, इंजीनियर हो गए। ये ऑल इंजीनियर्स आर टीचर, ठीक है, सारे इंक्लूड कर लिए। कह रहा है स्टेटमेंट 3, ऑल टीचर्स आर साइंटिस्ट, जितने भी टीचर हैं वो क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। ऑल टीचर्स आर साइंटिस्ट। तो अब देखो, फील करना है आपको। अब इतना स्टेटमेंट बनाने के बाद वेन डायग्राम को, अब स्टेट कॉन्क्लूजन पे आते हैं। कॉन्क्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है, सम साइंटिस्ट और डॉक्टर, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखो ये पूरे साइंटिस्ट हैं, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, ऐसा बोल रहा है ना। हाँ बिल्कुल, ये जो रीज़न दिख रहा है यहाँ पे, डॉक्टर भी तो कुछ होंगे, तो सम तो होंगे ज़रूर। कॉन्क्लूजन सही है, कॉन्क्लूजन पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये कैसे पॉसिबल है, ये दो, ये इंजीनियर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, केवल इतने इंजीनियर तो डॉक्टर हैं, तो इतने थोड़े नहीं डॉक्टर हैं, ये तो गलत हो गया। फिर बोला सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सम इंजीनियर किधर है, ये इंजीनियर हैं और डॉक्टर ये हैं, बिल्कुल सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, यहाँ पर भी सही स्टेटमेंट है।
इसलिए कंक्लूजन सेकंड को छोड़ के 1 और 3 बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली क्लियर है। बिल्कुल आप डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ ईजिली। इसको आप काफ़ी तरीके से बना सकते हो, आप पे अप टू यू, बट ये सबसे आसान तरीका लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आइए आज के दिन का आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का मैं फिनिश करने वाला हूँ। कह रहा है कि 8 स्टूडेंट ABCDEFGH सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल equidistant from each other facing the center of the table, not necessarily in the same order। ठीक है, B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C। A sits, अच्छा चलो यार पहले इसमें अब डायग्राम बनाना है, तो पहले मैं बना ही देता हूँ। ये आपके पास कितने हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं ABCD। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस, ये सारे इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ठीक, ये इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अब बात को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ABCD, ABCDEFGH। अब कह रहा है कि B and C सिट नाइदर एडजेसेंट टू C नॉर अपोजिट टू C। ना तो बगल में बैठेंगे ना तो सामने बैठेंगे। अगर C यहाँ पर है तो B और D यहाँ पर नहीं हो सकता, ना तो यहाँ पे हो सकता है। एडजेसेंट बगल में भी नहीं हो सकता, ना तो यहाँ पर हो सकता है, सामने भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब फील करो जरा, यहाँ पे बात को समझना। आगे क्या कह रहे हैं, A सिट्स इन बिटवीन E एंड D। जो A है वो E और D के बीच में है। इसको हम कह सकते हैं A और D के बीच में, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। A E और D के बीच में भी हो सकते हैं, D और E के बीच में भी हो सकते हैं, E और D और A और D और E के बीच में। ठीक है, कह रहा है कि नेक्स्ट F सिट्स बिटवीन B एंड H। जो F है, F क्या है, B और H के बीच हो सकता है, और H और B के बीच में भी F हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। चलो लेट्स से हम क्या करते हैं, जो पहली कंडीशन है EAD। अब ध्यान से क्वेश्चन करना आपको। मैं यहाँ पे E रख दिया, यहाँ पे A रख दिया, और यहाँ पे D रख दिया। पॉसिबिलिटी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने F रख दिया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पर H हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। C के सामने B एंड D नहीं होना चाहिए, नहीं है, H है, और इसके बगल में भी नहीं है। अब एक बचा क्या है, एक G बच रहा है, बस ये G को यहाँ रख दिया। अब आओ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट। 100% हर एक कंडीशन में ही सही होगा, इसकी बात को समझना। डेफिनेटली करेक्ट ऐसा बोल रहा है। तो पहला बोला है कि B सिट्स इन बिटवीन A एंड G। नहीं यार, B तो G और F के बीच में, तो पहला तो गलत हो गया। C सिट्स अपोजिट टू G। C अपोजिट नहीं, H क्या है, ये भी गलत है। और C क्या है, E सिट्स अपोजिट टू F। देखो यार, आप इसको देखोगे और तुरंत बोल दोगे हाँ कि E F के अपोजिट है, और टिक मार दोगे। लेकिन आपको बोला डेफिनेटली करेक्ट। मान लो मैंने कुछ इसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखो ये देखिए, ये जो HFB वाली कंडीशन में यहाँ रखता हूँ, HFB। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ EAD। बचा क्या, A हो गया, यूज हो गया, ABCDEF। यहाँ पर G रख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसके सामने G हो सकता है, ऐसा तो बोला नहीं कि C के सामने G तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये कंडीशन में लूँ, ठीक है, F का अपोजिट क्या है, यहाँ पे तो A है, यहाँ पे E का अपोजिट क्या है, B है। तो इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये बोला डेफिनेटली करेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए C को भी कैंसिल करोगे। आपको हर एक पोजीशन को चेक करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन विल गो नॉन ऑफ द एबव। इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए रीजनिंग के, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से लास्ट पार्ट होगा मेरा 2022 का। आई होप आपको बात समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।